हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि क्लास 12th का है, उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर खत्म किया था। चैप्टर खत्म होते होते हमने बात की थी एपोमिक्सिस की, पॉलीएम्ब्रियोनी की। यहाँ पर चैप्टर जो है वो एंड किया था। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन हैं उनके बारे में। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। यानी कि आपको इस फ्लावर के उस पार्ट के बारे में बताना है जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप बात करो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट होते क्या है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं और मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पोलन ग्रेन्स को कहते हैं। तो अब आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहां बनते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बनते हैं पोलन सैक के अंदर, या मैं माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देता हूं, वहां बनते हैं। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है यानी एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कहां बनता है, वो ओव्यूल के अंदर बनता है। आपको पता है ओव्यूल जो होता है उसकी एक सेल, याद होगा आपको, ओव्यूल की एक सेल जो होती है वो एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। फिर उससे आगे चलकर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो, इन एन एंजियोस्पर्म द मेल गैमेट्स आर डेवलप्ड विद इन द एंथर। हाँ, एंथर के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है। ऑन द कंट्रारी द फीमेल गैमेट्स आर डेवलप्ड इनसाइड द ओव्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर आप माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ एंथर वर्ड जो है वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसने ये पूछा है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ठीक है ना। फ्लावर का पार्ट तो एंथर ही होगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और मेगास्पोरोजिनेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है। और पूछता है कि विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। इन इवेंट्स के अंदर किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। अब आपको पता है कि यहां पर माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं या मेगास्पोर जब बनते हैं तो वहां मियोसिस होता है, ठीक है ना। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म दैट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। और इन दोनों इवेंट्स के एंड में क्या चीजें बनती है हमें वो भी बताने। तो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और मेगास्पोरोजिनेसिस जो है उनके बीच में डिफरेंस बताना है। उसके बाद में कौन सा सेल डिवीजन होता है और जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वो कौन से होते हैं तो वो बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं। तो देखिए इस जगह पर दिखा रखे हैं, यहां पर माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और मेगास्पोरोजिनेसिस के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। देखो इसमें पहला डिफरेंस क्या कहता है, अब माइक्रोस्पोर जो होता है उसको बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं और मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं, आपको पता ही है। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस इन विच अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज टू द मियोसिस एंड टू फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। करेक्ट। और माइक्रोस्पोर्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं एक सेल से, ठीक है ना। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और मेगास्पोरोजिनेसिस में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉयड मदर सेल। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसको हम एमएमसी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। उससे भी क्या बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क होता है, याद करो इन दोनों में फर्क होता है। इसमें से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 के 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो आगे चल करके पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। अकर्स इनसाइड द पोलन सैक, ये प्रोसेस जो होती है वो पोलन सैक में होती है, करेक्ट। और मेगास्पोरोजिनेसिस जो होता है ये कहां होता है, अकर्स इनसाइड द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स में होती है, ठीक है। ये तो हो गया इसका दूसरा डिफरेंस। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे डिफरेंस के बारे में। पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। हाँ, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है तो आगे चल करके इससे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और उसके बाद अगर मैं फीमेल पार्ट के बारे में मेगास्पोरोजिनेसिस के बारे में बात करूं तो एम्ब्रियो सैक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेगास्पोरोजिनेसिस। यानी कि यहां पर क्या बनता है, मेगास्पोरोजिनेसिस के बाद में एम्ब्रियो सैक बनता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राहेड्रल। सही बात है, 4-4 के ग्रुप में लगे होते हैं, याद हो तो आपको, जिसको टेट्राड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है। और यहां पर द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इज लीनियर। याद करो आपने ना एक डायग्राम देखा होगा, वहां पर एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम दे रखा है, इसमें बता रखा है कि ये तो न्यूसेलस सेल्स हैं, ठीक है। और जो 4 मेगास्पोर बन रहे हैं वो 4 मेगास्पोर जो हैं
वो यूं लीनियर अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। याद है ऐसा कुछ डायग्राम बताया भी था आप लोगों ने? तो यहां जो 4 मेगास्पोर बनते हैं ये मेगास्पोर्स हैं, ये मेगास्पोर्स हैं, और ये कैसे लगे हुए होते हैं? ये लीनियर अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाहर की तरफ न्यूसेलस सेल्स मिलती हैं। इसके बाद देखिए लास्ट डिफरेंस क्या है? ऑल द 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड द फंक्शनल, यानी कि जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं यहाँ पे हर एक सेल से, वो चारों ही फंक्शनल होते हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है। देखो उल्टा तो क्या है, मतलब बहुत डिफरेंट है यहाँ से। ओनली 1 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड इट्स फंक्शनल, यानी कि इसमें से 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, और सिर्फ एक मेगास्पोर जो होता है वही एक्टिव रहता है, और वही आगे चल करके क्या करता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है उनके बीच में। यहां अगर मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की कि किस तरह का सेल डिवीजन होता है, तो आपको पता है वहां पर सेल डिवीजन जो होता है वो मियोसिस भी होता है और आगे चल करके माइटोसिस भी होता है। जब क्या बनती है, आगे चल करके एम्ब्रियो सैक बनता है, तो उसके अंदर माइटोसिस भी होता है। और माइटोसिस में भी क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको एनसीईआरटी लिखती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखो the meiotic cell division occurs during the megasporogenesis and the microsporogenesis, यानी कि meiotic division जो होता है वो मेन होता है जब मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर बनते हैं तब। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल का डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर्स जो होते हैं वो हाफ रह जाता है मियोसिस में। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, क्योंकि वो आगे चल करके हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। देन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज इवेंट्स आर, यानी कि इवेंट्स के एंड में क्या बनते हैं, अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है उसके एंड में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है उसके एंड में बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स होते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, यानी कि आपको एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे रखी है, पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, उसके बेस पर आपको वो सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो दे रखा है आपको पॉलन ग्रेन, फिर दे रखा है स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर दे रखा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर दे रखा है पोलन मदर सेल और मेल गैमेट्स। अपने को ये देखना है कि सबसे पहले कौन आता है और सबसे एंड में कौन आता है, उस हिसाब से हमें देखना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज, आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत में स्पोरोजिनस टिश्यू आता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है उसकी जो हर एक सेल जो होती है वो क्या होती है, पोलन मदर सेल होती है। पोलर मदर सेल जो होती है वो क्या करती है, मियोसिस करती है, और क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, जिनको हम टेट्राड कहते हैं। उसके बाद हर एक टेट्राड आगे चल करके किस में कन्वर्ट होता है, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद उस पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, चलो आगे में चल। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है आपको लेबल डायग्राम से समझानी है। ठीक है, तो पहले तो एक बात समझिए, जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको वो याद होने चाहिए। एक बार के लिए फटाफट से आप ना उसको रिकॉल कर लेना। ठीक है ना, फिर ये वीडियो अभी आगे देखना। A typical angiosperm ovule is a small structure that is found in ovary, यानी कि एक एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है वो एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर पहले लेक्चर में बताई जा चुकी है। ठीक है, ओव्यूल फर्स्ट डेवलप एज अ प्रोजेक्शन ऑन द प्लेसेंटा एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ द मल्टीलेयर्ड सेलुलर टिश्यू कॉल्ड द न्यूसेलस। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर लेयर्स होती है जो न्यूसेलस कही जाती है। ठीक है, द हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ द डाई न्यूसेलस एंड एनलार्ज एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। और याद हो तो उन्होंने बात की थी ये न्यूसेलस होती है, न्यूसेलस सेल्स हैं। और इसके चारों तरफ क्या मिलेगा आपको,
इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट्स मिलते हैं, याद रखो, इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट्स मिलते हैं, 2 लेयर्स मिलती है इंटेगुमेंट्स की। यहां ये हाइलम होता है, ये फिनिकल होता है, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो अपन देख रखी है। तो यहां पर मैंने कहा था कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इस माइक्रोपाइलर एंड के पास में जो सेल होगी, कोई एक सेल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो बनाती है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। और वो एक्टिव होकर के मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे चल करके वो मियोसिस करती है, रिडक्शनल डिवीजन करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। देखो वही सेम चीजें मैं यहां बताऊंगा फिर से। दिस सेल अंडरगोज द मियोसिस, ओके, टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, बट ओनली वन ऑफ विच डेवलप्स एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। उसमें से 4 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 4 जो होते हैं वो बनते हैं, उसमें से 3 जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं और एक जो होता है वो फंक्शनल रहता है, ठीक है। और वही आगे चल करके क्या करता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। यहां पर ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो हाइलम है, जहां से ओव्यूल जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर एक पतली सी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ये ठीक है। ये वाला एरिया जो होता है जहां इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं, माइक्रोपाइल जो इस ओव्यूल को सराउंड यानी घेरे रहता है। उसके बाद अंदर वाला जो टिश्यू होता है क्या होता है, न्यूसेलस, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट वाली स्ट्रक्चर, याद हो तो क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसी तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट्स है ये, ठीक है। ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड आपको पता होगा ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ओव्यूल में देखी जाती है। तो अब बात करते हैं, देखो an ovule may be surrounded by 1 or 2 protective layers called integuments, ठीक है, leaving a small opening at the one end termed as a micropyle which act as a passage for the entry of pollen tube into the ovule। सही बात है, यहां पर ये जो माइक्रोपाइल वाला एरिया होता है छोटा सा, इस जगह पर इंटेगुमेंट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसी जगह से तो pollen tube जो होती है वो अंदर एंटर करती है ओव्यूल के। Thus, a typical ovule consists of a fully developed embryo sac with the nucellus and the integuments। यानी कि fully developed जो होगा, अगर ovule की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, एक embryo sac दिखेगा, बहुत सारा nucellus दिखेगा और इसके ऊपर की तरफ हमें दिखेंगे integuments, करेक्ट। चलिए आगे, What is the mean by the monosporic development of female gametophyte? ये monosporic development क्या होता है, याद है आपको, अपनों ने कहा था कि ये एक 2n सेल है, डिप्लॉइड सेल है, और इसी को हमने बोला था एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर ये मियोसिस फर्स्ट करती है और 2 सेल्स बनाती है, ये मियोसिस फर्स्ट है। उसके बाद यहां मियोसिस सेकंड होता है, यहां में मियोसिस फर्स्ट और यहां पर मैं लिख देता हूं मियोसिस सेकंड, ये मियोसिस सेकंड है एक बार। तो यहां पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, याद हो तो ये मेगास्पोर्स होते हैं। इन मेगास्पोर्स में से क्या, फिर वही बात बोलूंगा मैं जो अभी तक बोलता आया हूं, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक जो होगा वो आगे चल करके क्या करेगा, वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर। तो ये जो डेवलपमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो सैक बनाता है, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या है देखो, the monosporic development is the development of a female gametophyte from the one functional megaspore, correct? In angiosperms, a single diploid mother megaspore undergoes to the meiotic divisions to form 4 megaspores। अभी भी देखा था, और 4 megaspores कैसे होते हैं, haploid होते हैं। Only 1 out of the 4 megaspores are functional, that forms a female gametophyte, while the 3 rest of are degenerates। उसमें से 4 में से 3 degenerate हो जाते हैं और सिर्फ एक जो होता है वही आगे चल करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। चीजें वही है, बार बार घूम करके चीजें वही आ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, with a neat diagram explain the 7 celled
एंड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा, नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। यहां पर ये एक फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है ना। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें आगे चल करके न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर डिवीजन कैसा होता है, माइटोसिस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस बनेंगे वो अपने प्रीवियस न्यूक्लियस के जैसे ही होंगे। यहां पर 1 to 2 न्यूक्लियाई, 2 to 4 एंड 4 to 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक पहुंचता है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाता है कि इनमें से जो 6 न्यूक्लियस है उनके ऊपर सेल वॉल आ जाती है यूं, और 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेंटर में पड़ जाते हैं, ये सेंट्रल सेल बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल 7 सेल्ड है, और न्यूक्लियस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और इसकी स्ट्रक्चर यहां दिखा रखे है, देखो। द फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द मदर मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द मदर मेगास्पोर। यहां मदर मेगास्पोर जो है उससे ये मतलब है कि वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना उसकी बात कर रहा है। द मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली ट्वाइस, यानी 3 बार, एंड फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज मेंशन्ड बिलो। यहां दिखा रखे, देखो यहां दिखा रखी है, बिलो तो क्या इधर साइड में दिखा रखी है। ये एंटीपोडल सेल्स होती है 3, ठीक है। फिर ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ सेंट्रल सेल है बीच में, फिर ये एग सेल है यहाँ पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ दोनों जो है वो साइनर्जिड सेल्स है। और इन साइनर्जिड सेल्स की खास बात क्या होती है आप लोगों को पता होगी, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है यहाँ पे, फिलिफॉर्म एपरेटस। ये फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम करता है। चलिए अब यहां देखो, 2 nuclei are formed after the cell undergoes to the first mitotic division. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद में 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है, ओके। These 2 nuclei move towards the micropylar end and the chalazal end respectively. अब देखो ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड होता है और दूसरी तरफ चलाजल एंड होता है, तो दोनों डिफरेंट पोर्शन में चले जाते हैं, ओके। They divide and redivide to form 8 nucleate stage and consequently there are the 4 nuclei each and the either end. अब याद हो तो आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा तो 4 सेल और 4 सेल के बाद में 8 सेल स्टेज बनेगी। तो यहाँ दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ चला जाएगा 4 न्यूक्लियस जो होते हैं वो यहाँ पर दिखे जाएंगे। उसके बाद एट द माइक्रोपाइलर एंड 3 आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट इनटू द एग सेल एंड द साइनर्जिड्स। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहां पर 3 सेल ऐसी दिखेंगी जिसमें से एक एग सेल और 2 साइनर्जिड सेल्स दिखेंगी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगी, ओके। उसके बाद एट द चलाजल एंड 3 आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई डिफरेंशिएट इनटू द एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद यहां देखिए इनमें से 3 ऐसी सेल्स होंगी जो एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी, ओके। द रिमेनिंग सेल्स ईच फ्रॉम आइदर एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो सेल्स बनती हैं, वास्तव में अगर मैं बात करूं तो यहाँ सेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस ही होते हैं, तो वो सेंटर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ सेंटर की तरफ चले जाने के बाद में वहां क्या बन जाएगी, वो सेंट्रल सेल बन जाएगी। Therefore, on maturation, the female gametophyte looks like a 7-celled structure, यानी कि 7-celled structure दिखती है जब वो मैच्योर हो जाता है तब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो, what is the chasmogamous flowers? Can cross pollination occurs in cleistogamous flowers? ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। Give the reasons for your answer. Yes or no? रीजन देने। सबसे पहले तो बात करते हैं chasmogamous flowers क्या होते हैं। Chasmogamous flowers are those flowers which can easily open, तो ओपन होते हैं और एक्सपोज करते हैं अपने स्टिग्मा और एंथर को, ठीक है। यानी कि नॉर्मल फ्लावर्स के जैसे क्या होता है, वो खुल सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। देख लो पहला क्या है, Chasmogamous flowers are the flowers that have open petals and such that the reproductive organs are exposed to allow the cross pollination.
अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अगर वो एक्सपोज होंगे बाहर एनवायरनमेंट में तो पॉलन ग्रेन्स बाहर से आ सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स बाहर जा भी सकते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की क्या हो, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन नहीं होते, वो क्लोज रहते हैं हमेशा, ध्यान हो तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जब क्लोज रहते हैं तो उनको क्या पोलन एजेंट्स की जरूरत है क्या? नहीं, उनको तो पोलन एजेंट्स क्यों चाहिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो अपने अंदर ही अंदर क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बोलता है कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स? नो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर स्मॉल क्लोज्ड फ्लावर्स with unexposed reproductive organs, therefore they cannot undergo the cross pollination. However, they undergo self pollination since the stigma and anther are present near to each other. वहां पर हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लोज्ड रहते हैं हमेशा, और एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, तो वहां हमेशा और हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या ऑटोगेमी कह सकता हूं मैं, वहां पे होगी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, मेंशन द 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यू होता रहता है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। याद है अपनों ने देखा था कि बार बार सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स जो है वो इवॉल्व करते रहते हैं। तो उनमें से कोई 2 टेक्निक्स जो है वो पूछिए जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती है। तो देखिए पहला क्या है, देयर आर द 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। पहली है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मेल and female reproductive organs at a different times in order to prevent the self pollination। यहां पर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर बनते हैं, मैच्योर अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग टाइम पर बन के मैच्योर होंगे तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस वैसे ही नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं जिसको, एक ये क्या होता है, इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म in which pollen grains of a flower are unable to completely grow on the stigma of the same flower। याद हो तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या किया जाता है, अगर सेम फ्लावर से ही अगर पॉलन ग्रेन्स आए हैं तो स्टिग्मा जो होता है वो क्या कर देता है, या फीमेल पार्ट जो होता है वो उनको रिजेक्ट कर देता है, कहता नहीं 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 मेरे वाले जो पॉलन ग्रेन्स है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कहीं दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो दोनों ही ऐसी टेक्निक्स है जो क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंशन देती है। आगे चलिए, फिर वापस ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाई डज द सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज। देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रेफर्स टू अ जेनेटिकली कंट्रोल मैकेनिज्म, सेम वही है, दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट्स द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स in self incompatible species। सही बात है, it happens because the pollens are unable to fertilize the ovules। तो जब वहां पर pollen grains जो होंगे वो फर्टिलाइजेशन ही नहीं करेंगे क्योंकि फीमेल पार्ट जो होता है उनको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। that ovules that would develop into the embryo and hence the form seeds। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो सीड्स और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं, तो वो अनेबल होते हैं वहां पर सीड्स और एम्ब्रियो बनाने के लिए। उसके बाद 10 नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज द बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक क्या होता है, हाउ इट इज हेल्पफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये हेल्पफुल कैसे हो सकती है, याद हो तो बैगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट के ऊपर इमैस्कुलेशन किया, जैसे एक प्लांट था, ठीक है, उस प्लांट का जो फ्लावर था उस फ्लावर पे हमने क्या किया था, फीमेल पार्ट जो है सिर्फ वही रखा था, मेल पार्ट को हमने क्या किया, इमैस्कुलेट करके हटा दिया। तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, बटर पेपर लगा दिया था ताकि कोई दूसरे पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर एंटर ना कर सके। तो इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। तो ये किस काम आती है, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचने नहीं देता। The bagging is a technique that is helpful in preventing fertilization of stigma by any undesired pollen by the covering that emasculated flower। The flower whose anther is removed उसको हम बोलते हैं emasculated flower, ठीक है ना, within a poly bag or a butter paper। तो बटर पेपर या पॉली बैग से हम उसको कवर करते हैं। The bagging technique is a beneficial in the plant breeding program
In this, only desired pollens are made to fertilize the stigma in order to produce plants with desired characters. बिल्कुल सही बात है। बैगिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमने जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स डालने हैं वो बैग हटा करके डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स डाल करके हम वापस से इसको कवर अप कर देंगे। तो जैसे फर्टिलाइजेशन हम चाहते हैं आर्टिफिशियली, वैसा फर्टिलाइजेशन हम करवा सकते हैं। तो बैगिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है इसमें, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। इसके बाद यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, कहां और कैसे ये बनता है, क्या कैसे होता है। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन से न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपको याद हो तो ये एम्ब्रियो सैक होता है, यहां 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, यहां एग सेल है, ये साइनर्जिड सेल्स है। यहां पर क्या होती है, वो पॉलन ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है। एंटर करने के बाद एक मेल गैमेट जो होता है और दूसरा मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल के साथ जाके लगता है और दूसरा मेल गैमेट जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। ये सारे के सारे गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, एंड द मेल गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो कितने न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, 2 और 3 न्यूक्लियाई जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तीनों ही कैसे हैं, हैप्लॉइड है। अच्छा, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है उसके बाद क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है एक एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक है ना, जो कि न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। The triple fusion occurs when a male gamete fuses with the 2 polar nuclei within the embryo sac and forming plants and flowering plants. The following events takes place in triple fusion. कौन-कौन से चीजें जो होती है वो takes place होती है यहाँ पर। The pollen grains get dusted on stigma and germinate, giving to the rise the pollen tube that enters into the ovule. सही बात है। सबसे पहले जो pollen grains आते हैं वो क्या करते हैं, वो pollen tube development करते हैं germination के बाद में। उसके बाद the pollen tube passes into the one of the synergid cells and release 2 male gametes। अभी बताया था pollen tube जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, ओव्यूल में एंटर करती है और synergid cells से होती हुई वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। One out of the 2 gametes fuses with the egg nucleus and form zygote। इनमें से एक जो न्यूक्लियस जो होता है वो एग सेल के साथ जाके लगता है और जाइगोट फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद the another gamete fuses with the 2 polar nuclei located at the central cell and forms a triploid endosperm nucleus। बनता है the nuclei involved in the triple fusion involve a male gamete nucleus, ठीक है, and the 2 polar nuclei, ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, why do you think a zygote is a dormant for the some time in a fertilized ovule। ये बोलता है आपको क्यों लगता है कि एक जाइगोट जो होता है वो डॉर्मेंट स्टेज में जाता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर। सही बात है। द जाइगोट रिमेन्स इनएक्टिव अंटिल द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, द एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द फॉर्म टू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रिपल फ्यूजन। आपको पता है जब तक एंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलप नहीं होगा तब तक क्या होगा, आगे चल करके जाइगोट जो होगा वो अपना सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं करेगा। जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तब वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो जाइगोट को प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करेगा, तो वो जाइगोट जो होता है वो आगे चल करके सेल डिवाइड करना या माइटोसिस करना स्टार्ट करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए कुछ टाइम तक जब तक खाना बन रहा है ना, जब तक एंडोस्पर्म बन रहा है तब तक जाइगोट कहता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करूंगा, मेरे को खाना चाहिए, तब तक मैं डिवाइड नहीं करूंगा। तो जब तक एंडोस्पर्म बन रहा होता है तब तक क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो रेस्टिंग फेज में जाता है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, यानी इनके अंदर डिफरेंशिएशन करना है आपको। ये चीजें दे रखी है, इनके बीच में डिफरेंसेस बताने। नंबर फर्स्ट एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, सेकंड कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा, इंटेगुमेंट्स एंड द टेस्टा एंड द पेरिस्पर्म एंड पेरिका। इनके अंदर आपको डिफरेंसेस दिखाने हैं, तो अपने बात करते हैं एक एक करके इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। देखो सबसे पहले जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल था उसके बारे में बात करते हैं। आपको याद है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में मैंने समझाया था, मैंने कहा था ये लेवल ऑफ कोटाइलिडॉन्स। मेरे हाथ क्या है, कोटाइलिडॉन्स है। जो मेरे हाथ कोटाइलिडॉन्स हैं उनके ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, एपिकोटाइल, और उसके नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की बात करते हैं। देखो द रीजन ऑफ एम्ब्रियो अबोव द कोटाइलिडॉन्स, कोटाइलिडॉन्स के अबोव वाला हिस्सा जो होता है एपिकोटाइलिडॉन मतलब एपिकोटाइल है,
और हाइपोकोटाइल क्या होता है? द रीजन ऑफ द एम्ब्रियो बिलो द कोटाइलिडॉन्स। तो कोटाइलिडॉन्स के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। ओके, पहला। दूसरा, इट टर्मिनेट्स एट द प्लीम्यूल। याद है आपको, लेवल ऑफ कोटाइलिडॉन्स के ऊपर वाला एरिया, सबसे ऊपर वाला, जैसे मैंने कहा था मेरे हेयर्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा प्लीम्यूल, ठीक है। और वहां पर हाइपोकोटाइल के सबसे नीचे वाला एरिया, यानी मेरे लेग्स जैसे थे वैसे ही सबसे नीचे वाला एरिया जो होता है वो हो जाता है रेडिकल। ओके, इट टर्मिनेट्स एट द प्लीम्यूल, देन इट टर्मिनेट्स एट द कोटाइलिडॉन नोड, या फिर मैं कह सकता हूं रेडिकल। इट्स उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम द कोटाइलिडोनरी नोड, ठीक है। ये आगे चलकर क्या करता है? कोटाइलिडोनरी नोड जो होती है, यानी कि जहां से कोटाइलिडोन जुड़ा हुआ होता है वहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेडिकल, यानी कि हाइपोकोटाइल जो होता है वो एंड में जाकर के क्या स्टार्ट कराता है? रेडिकल जो होता है वहां से स्टार्ट होता है। डेवलप इनटू द अपर पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम के अपर पार्ट से निकलता है, डेवलप्स इनटू द पार्ट ऑफ द स्टेम दैट डेवलप्स इनटू द रूट, यानी कि ये वो पार्ट होता है जहां से आगे चल करके क्या निकलेगी? रूट निकलेगी। उसके बाद इलोंगेशन इन एपिजियल जर्मिनेशन, देन इलोंगेशन इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल का मतलब होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, हाइपोजियल का मतलब होता है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। तो यहां पर जो एपिजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है कि वो ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जो जमीन के बाहर निकलेगी और शूट बनाएगी, और ये हाइपोजियल का मतलब होता है जो नीचे की तरफ ग्रो करके रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा क्या होता है? कॉलियोप्टाइल जो होता है और कॉलियोराइजा ये दोनों ही क्या होती है? प्रोटेक्टिव शीट्स होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कॉलियोप्टाइल के बारे में बात करूं, इट इज अ प्रोटेक्टिव शीट, ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। और कॉलियोराइजा के बारे में बात करूं देन इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीट, हालांकि प्रोटेक्टिव होती है बट ये अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है कॉलियोराइजा। थर्ड अगर मैं सेकंड अगर मैं बात करता हूं, इट प्रोटेक्ट्स द यंग शूट टिप एंड सीरियल्स एंड ग्रासेस। सीरियल्स और ग्रासेस में जो यंग शूट टिप होता है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। जबकि कॉलियोराइजा की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट्स द रूट्स ऑफ अ जर्मिनेटिंग ग्रासेस और द सीरियल, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं थर्ड, कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल, ये वाला पोर्शन जो होता है वो सॉइल से बाहर आता है। और कॉलियोराइजा क्या होता है? कॉलियोराइजा तो हमेशा और हमेशा क्या होता है? सॉइल के अंदर ही रहता है, रिमेन्स इनसाइड द सॉइल। उसके बाद फोर्थ, इट कवर्स द प्लीम्यूल, वो प्लीम्यूल के ऊपर कवर बनाता है। देन अगर मैं कॉलियोराइजा की बात करूं देन इट कवर्स द रूट कैप एंड द रेडिकल, ठीक है। रूट कैप और रेडिकल दोनों के बाहर होता है। 5 नंबर, ब्रेक्स द सीड कोट एंड द ग्रोव्स, यहाँ पर सीड कोट ब्रेक होता है उसके बाद ये बाहर की तरफ ग्रो करता है, और ये ब्रेक्स द सीड कोट एंड द स्टॉप ग्रोथ। और ये आगे क्या करता है? अगर सीड कोट ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आगे ये सीड कोट जो होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है आगे रुक जाएगा। ब्रेक्स द सीड कोट एंड स्टॉप द ग्रोथ। उसके बाद इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। टेस्टा और इंटेगुमेंट्स जो होता है उनमें क्या फर्क होता है? इट कवर्स द ओव्यूल, इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो तो ओव्यूल को कवर करते हैं, और टेस्टा जो होता है वो आउटर कवरिंग होती है सीड की, क्योंकि इनर कवरिंग को तो टैगमेन कहते हैं ना। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं, द सेल्स आर लिविंग, यहाँ पर सेल्स लिविंग होती है, और यहाँ सेल्स जो होती है वो क्या होती है? टेस्टा में डेड होती है। ये प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले इंटेगुमेंट्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? वो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो टेस्टा और टैगमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। फोर्थ अगर मैं बात करता हूं, स्क्लेरिड्स आर एब्सेंट, यहाँ पर स्क्लेरिड्स नहीं होते, दैट स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट। स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है ना, जो डेड सेल्स होती हैं। और नंबर 5, 1 और 2 लेयर, ये 1 और 2 लेयर होते हैं और ये 1 लेयर ही होते हैं, ठीक है। बीच का छिलका होता है वो बना होता है, मान लो दिखता है कि वो 2 लेयर से जो होता है वो बना हुआ होता है, बट वो लेयर आपस में चिपकी हुई सी होती है एकदम पूरी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि 1 लेयर ही होता है। उसके बाद पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प क्या होता है? पेरिस्पर्म जो होता है वो तो एक सीड है, उसका पार्ट होता है। पेरिस्पर्म आपको पता है क्या होता है? न्यूसेलस जो होता है वो रिमेनिंग रह जाता है पीछे की तरफ, क्या होता है? न्यूसेलस जो होता है उसकी सेल्स जो होती है उसको पेरिस्पर्म बोल देते हैं। और पेरिकार्प क्या होता है? ये तो फ्रूट का पार्ट है, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या होता है? ये यूजुअली ड्राई होती है, और ये ड्राई और फ्लैशी कैसे भी हो सकती है पेरिकार्प तो। 3, प्रेजेंट ओनली फ्यू सीड्स, कुछ सीड्स में मिलती है, याद हो तो ब्लैक पेपर और बीट में मिलती है ये, और ये पेरिकार्प तो ऑल फ्रूट्स में मिलती है, सारे फ्रूट्स में मिलती है। 4, नॉन फंक्शनल होती है सीड के अंदर, ठीक है, कोई काम नहीं होता, पेरिस्पर्म का नॉन फंक्शनल होता है। देन इट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट एंड हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन एंड डिस्पर्सल। उसके बाद प्रोटेक्ट करती है फ्रूट को, न्यूट्रिशन देने का काम करती है और उनको डिस्पर्स करने में भी हेल्प करती है। ओके, यहाँ ये खत्म होते हैं। फिर उसके बाद एक बोलता है
व्हाई इज एन एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट? आदे एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एप्पल जो होता है उसका सिर्फ थैलेमस वाला पोर्शन खाते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? और वहां पर फ्लावर का कौन सा पार्ट खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। हाइपोथैलेमस नहीं होता, थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। A false fruit is one that is derived from the some secondary parts and not from the ovary। यानी ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से नहीं बन करके किसी सेकेंडरी पार्ट से बनता है, ठीक है, उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एप्पल इज derived from the thalamus and so it is hence called false fruit। करेक्ट? आगे चलते हैं। देखो 3 क्वेश्चन क्या कहते हैं? What is the mean by the emasculation? emasculation का मतलब क्या होता है? When and why does a plant breeds employ this technique? तो इस टेक्निक का यूज कब किया जाता है? इमैस्कुलेशन क्या होता है? आपको याद हो तो इमैस्कुलेशन जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक फ्लावर के स्टेमन्स जो होते हैं वो बड स्टेज के अंदर काट करके क्या कर दिए जाते हैं? अलग कर दिए जाते हैं ताकि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो emasculation refers to the removal of stamens from a bisexual flowers before the maturation of the anther in order to avoid self pollination in flowers। करेक्ट? उसके बाद बात करते हैं दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड व्हेन द ब्रीडर वांट्स टू प्लांट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स। यानी ये तब किया जाता है जब एक ब्रीडर यानी कोई ह्यूमन जो है वो ये चाहता है कि नहीं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा करके किसी दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स ला करके क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाए आर्टिफिशियली। तो इसलिए हो सकता है। द फ्लावर्स आर बैग्ड इवन बिफोर द एंथर मैच्योर्स। उसके बाद क्या होता है? एंथर मैच्योर होते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो बैग्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। When the anther matures, the pollen grains are shed to the covered stigma and are allowed to the pollinate with the flowers and desired characters। तो जब जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हमें चाहिए उसके एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो वहां से बैग हटा करके पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स को हम डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर डाल करके एक तरीके से देखा जाए तो सीड्स और फ्रूट डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं वहां पे। ये वाली प्रोसेस जो होती है वो इमैस्कुलेशन होती है। इसके बाद बात करते हैं, देखो 16 if one can induce parthenocarpy through the application of growth substances, which fruits would you select to induce parthenocarpy and why? ये बोलता है कि अगर आपको पार्थिनोकार्पी जो है वो अप्लाई करनी हो, ठीक है, और उसके ऊपर जो सब्सटेंस होते हैं जो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं वो बताने हो, तो आप कौन से फ्रूट के ऊपर बताओगे और क्यों? पार्थिनोकार्पी रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या किया जाता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो छिड़क दिए जाते हैं जिसके कारण ओवरी डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हमारा जो ओव्यूल होता है, मतलब उस ओवरी का जो ओव्यूल होता है उसके बहुत नाटक होते हैं, ठीक है ना। वो कहता है नहीं नहीं बिना फर्टिलाइजेशन के मैं तो सीड में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, तो वहां पर सीड बनते ही नहीं है। The varieties of fruits such as the watermelon and the muskmelon devoid of seeds are the great demand। वाटरमेलन जो होता है उसके सीड्स, तरबूज के सीड्स कितना दुख देते हैं ना जब खाते हैं। तो वाटरमेलन जो होता है वो बिना सीड के अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है और लोगों ने ऐसे बनाया भी है, ठीक है। Therefore these varieties will be developed by parthenocarpy। करेक्ट? आगे चलिए बात करते हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। पॉलन ग्रेन्स की जो वॉल होती है उसके फॉर्मेशन में टेपिटम का क्या रोल है ये बताते हैं। टेपिटम जो होता है आपको पता है इज द इंटरनल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल। क्या करती है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द मैच्योरिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद वेरियस अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स and the hormones are produced by the tapetum cells that are essential for the maturation of pollen grains। Tapetum also forms the exine layer of pollen grains। तो pollen grains की जो exine layer होती है ना वो भी tapetum जो होते हैं, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है वो भी tapetum cells से ही बनती है। tapetum cells ही उसका फॉर्मेशन करती है, वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जो आगे चल करके exine बनाते हैं pollen grains की। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? What is the apomixis and what is its importance? एपोमिक्सिस क्या होता है? आपको पता है सीड फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट द अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जैसे द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगैमी वहां पर नहीं होती। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। तो हाइब्रिड सीड्स बनाने में क्या किया जाता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एपोमिक्सिस इनहिबिट्स द लॉस ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड, also the process of production of hybrid seeds through the cultivation and expensive processes। Therefore, an apomixis is used for the production of hybrid seeds, क्योंकि हमें वहां पर कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं, उनको कंजर्व करके रखना होता है।
इसलिए एपोमिक्सिस से बनने वाले जो सीड्स होते हैं वो सीड्स डिजायर्ड कैरेक्टर को कंजर्व करके रखते हैं, तो बार बार क्या कर सकते हैं, हम उन्हीं सीड्स को उगा करके नई क्रॉप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसकी सारी एक्सरसाइजेस जो होती है वो खत्म होती है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल।